लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम इसको बोल सकते हैं, जो 1781 में आया था। इसका मेन पर्पस क्या था इसको लाने का? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें जो डिफेक्ट्स थे, उसमें जो लिमिटेशंस थी, उनको रिएक्टिफाई करने के लिए इसको लाया गया। इसमें अगर हम इसके जो सारे फीचर्स देखें तो उसमें जो मेन हम इसका क्रक्स निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कम करने के लिए लाया गया। तो जो फर्स्ट फीचर जो है इसका, एग्जाम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ऑल्सो एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको एग्जाम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से, और जो गवर्नर जनरल है और जो काउंसिल है उसकी जो 4 मेंबर काउंसिल थी उसको जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी उससे बाहर रखा गया। दूसरा जो है एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। जो भी रेवेन्यू मैटर्स थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी, जो कलकत्ता के जो रहने वाले थे उनमें उनके लिए एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया कि जो पर्सनल लॉज है वहाँ के जो रहने वाले हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम, अगर हिंदूज़ को अगर उन्होंने ट्राई करना है तो हिंदू के लिए हिंदू लॉज हैं, जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और जो मुस्लिम है तो वहाँ उनके लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉज। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी जिसको कम होते हम देख सकते हैं। इट लेड ऑन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स टू बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जो अपील्स होती थी, जो लोअर कोर्ट्स होते जैसे प्रोविंशियल कोर्ट्स, तो यहाँ से जो अपील्स होती हैं, तो अभी जो नॉर्मल देखते हैं तो यहाँ से जो हाई कोर्ट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो अपील्स जाती हैं। लेकिन इस एक्ट के थ्रू इन्होंने जो प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं जैसे आज के हाई कोर्ट्स हैं, तो वहाँ से जो अपील्स हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले सकते थे। यहाँ अगर ये चाहते तो यहाँ से जो अपील्स थी तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जा सकते थे, भेज सकते थे। तो ये यहाँ भी एक हमें देखने को मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी उसको कम कर दिया गया था। लास्ट जो इसका फीचर है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो यहाँ पे भी गवर्नर जनरल की पावर को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। कौन सी पावर थी जो इसको इंक्रीज़ किया था? टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं और काउंसिल्स हैं उनकी जो रेगुलेशंस हैं उनके लिए वो यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास जो पावर है वो उसको रेगुलेट कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वो भी इसने कम कर दी। दूसरा जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनकी जो पावर थी उसको भी इन्होंने नैरो कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं जो बुक में जो क्या दिया हुआ है। कल जो हमने डिस्कस किया था जो रेगुलेटिंग एक्ट, कल हमने स्टार्ट से जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टार्ट किया था। 1600 में जो ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट्स दिए जाते हैं इंडिया में ट्रेड के चार्टर के थ्रू, वो है क्वीन एलिजाबेथ I। 1765 तक वो ट्रेडर ही रहते हैं। 65 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, जो प्लासी जो है वो 1757 और जो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764, और उसके बाद जो 1765 में जो बैटल होती है जो ट्रीटी होती है तो उसके अंडर जो है दीवानी राइट्स दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो लोकल रूलर्स होते हैं जैसे शाह आलम। तो दीवानी राइट्स में जो राइट्स होते हैं रेवेन्यू के और सिविल जस्टिस के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ये इसको दिए जाते हैं। तो उसके बाद उनका जो करियर है एज ए टेरिटोरियल पावर जो है वो इमर्ज होता है। तो 1857 में एक इवेंट होता है जो रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद जो 1858 में एक्ट आता है तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं उसका जो रूल है ख़त्म करके जहाँ पे डायरेक्ट जो क्रोन रूल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स थे वो जो है क्रोन अपने अंडर ले लेता है। तो इंडिपेंडेंस तक क्राउन रूल ही यहाँ पे रहता है। तो उसके बाद जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है, फिर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंप्लीट करती है कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, और उसके बाद जब फुली इम्प्लीमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड में यही हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, जो कंपनी रूल है 1773 से 1858 तक, और जो क्राउन रूल है 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये तो दो रूल्स हैं जैसे कंपनी और क्राउन रूल्स।
तो इसके अंडर कौन कौन से जो लॉज लाए गए, एक्ट्स पास किए गए, तो उनका क्या इम्पैक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन पे, यही हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था कंपनी रूल में, फर्स्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें हमने देखा कि जो ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट है वो फर्स्ट जो एफर्ट था जो कंट्रोल और रेगुलेट करना अफेयर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के। दूसरा जो था कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको उन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया, और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने स्टार्ट किया। फीचर्स क्या थे, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल जो है पोस्ट बनाई गई, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद जो बॉम्बे और जो मद्रास था उसको जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर लाया गया, यानी यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ बॉम्बे और मद्रास देखा जा सकता है। तो यहीं से पता चलता है कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खोला जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है कलकत्ता में 1774 में, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस। जहाँ पे जो ब्राइब या फिर जो भी प्रेजेंट्स एक्सेप्ट करते थे वो पहले जो नेटिव से नेटिव रूलर्स या फिर अदर ट्रेडर्स, तो वो वहाँ पे बैन लगाया गया। और यहाँ पे जो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उस पर भी बैन लगाया गया। इट्स स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी, जो कंपनी पे जो उसका कंट्रोल था उसको स्ट्रेंथन किया गया थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, एक गवर्निंग बॉडी थी जो लंदन में बैठी थी, उसका काम था रिपोर्ट करना जो भी इंडिया में रेवेन्यू, सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स हो रहे हैं वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। तो इसके थ्रू उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो हमने आज देखा अमेंडिंग एक्ट 1781, इसका काम क्या था, रिएक्टिफाई करना डिफेक्ट्स जो हैं, जो लास्ट एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसके लिए इसको लाया गया, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। फीचर्स क्या थे, गवर्नर जनरल एंड जो काउंसिल है उसको जो रिस्ट्रिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ से कुछ एक्सेप्शंस मिली थी। उसके बाद जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनको भी यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई वो काम करते हैं तो वहाँ उनको भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया था। दूसरा जो रेवेन्यू मैटर्स हैं उनको भी, या फिर जो मैटर्स जो अराइज हो रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन से एक्सक्लूड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक इन्होंने कंडीशंस रखी थी, जो भी कलकत्ता के जो भी इनहेबिटेंट्स हैं उनको अगर आप ट्राई करना है तो वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनको पर्सनल लॉज जो डिफेंडेंट्स हैं उनके देखने पड़ेंगे। हिंदूज़ हैं, जैसे हिंदूज़ को ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज, एंड मुस्लिम टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉज। नेक्स्ट जो है जो अपील्स हैं प्रोविंशियल कोर्ट से वो जा सकती हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे भी जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रायोरिटी दी जा रही है। लास्ट जो था, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो रेगुलेशंस जो भी फ्रेम कर सकता है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए। ये थी आज की डिस्कशन, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784।